देखो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तुम लोग को लास्ट क्लास में बेटा हमने आप लोगों को बताया था, लास्ट क्लास में यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। ये हम लोग लास्ट क्लास किए थे, देखो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया था। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने कराया था। C3 प्लांट, C4 प्लांट हम लोग लास्ट पढ़े थे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग सब कुछ देख चुके थे। मेसोफिल सेल और बंडल सेल है ना, C4 प्लांट के अंदर था, वो सब कुछ देख लिए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लास्ट पढ़े थे। और उसके बाद देखो ये आपका नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है। इसमें देखो एक चीज़ समझना आप लोग कि देखो यहाँ पे CO2 साइकिल लिखा हुआ है, C2 साइकिल। देखो C2 साइकिल को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, C2 साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत डिटेल में तो आप लोग को नहीं जानना है, ठीक है। जितना जानना है मैं आपको उतना बता देता हूँ। बस इतना याद रखना आप लोग को एक चीज़। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है C2 साइकिल, ठीक है। और C2 साइकिल का मतलब हो गया फोटो रेस्पिरेशन। इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन। देखो फोटो रेस्पिरेशन में तुम लोग को हम वहाँ पे पढ़ाए थे कि मतलब फोटो रेस्पिरेशन हम लोग क्या समझ सकते हैं। देखो हम लोग इतना तो जानते हैं ना कि फोटो रेस्पिरेशन कैसे होता है और कहाँ होता है, ये चीज़ समझना। पहले पहले हम यहाँ पे ये बात करेंगे, इफ़ हाई लाइट कंडीशन है, ठीक है। मतलब हाई लाइट कंडीशन का मतलब है कि जहाँ पे लाइट कंडीशन ज़्यादा है, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि ऑक्सीजन जो है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो होता है वो CO2 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है CO2 से ज़्यादा होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रूबिस्को जो है वो डुअल नेचर का एंजाइम है, ठीक है ना। ये आपके जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उस समय ये ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है, ठीक है। और जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उस समय ये कार्बोक्सिलेस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये कैसा काम कर रहा है, यहाँ के इन्वायरमेंट में, जहाँ पे बोल सकते हैं ना, जहाँ हाई लाइट कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनस की तरह काम कर रहा है रूबिस्को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से, हाई लाइट कंडीशन होने की वजह से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन CO2 से ज़्यादा है। तो रूबिस्को देखा, अरे भाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम CO2 को ना जोड़ करके हम यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे CO2 को ना जोड़ करके ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, किसके साथ, RUBP के साथ, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये याद रखना, उस केस में हो जाएगा यहाँ पे क्या, ऑक्सीजनस की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को नहीं जोड़ रहा है, CO2 को नहीं जोड़ रहा बल्कि वो ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह से देखो, ये RUBP है, ये RUBP है। और RUBP जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये कीटोस शुगर है, 5 कार्बन का पेंटोस शुगर है। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, रूबिस्को जो है, ये रूबिस्को ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है। और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, RUBP के साथ जोड़ रहा है। और जोड़ के क्या बना देता है, जोड़ के बना देता है इस तरह से आपका दो यहाँ पे कंपाउंड बनता है। एक बनता है आपका यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है, जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। देखो ये वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट। और एक बनता है यहाँ पे 3 कार्बन का कंपाउंड, जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ठीक है ना। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है तुम लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ये जोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये जोड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है, और RUBP में क्या होता है, 5 कार्बन होता है। तो 5 कार्बन और यहाँ पे CO2 में एक कार्बन, टोटल कितना होता है, 6 कार्बन होता है। तो 6 कार्बन का वहाँ पे क्या बनता था, दो कंपाउंड बनता था, 6 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनता था, किसका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है बेटा वो 3 कार्बन कंपाउंड है, और 6 कार्बन का मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल बनेगा आपका 3 कार्बन का, तो 6 कार्बन मेरा यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे तो रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजनस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को जोड़ रहा है RUBP के साथ, और ऑक्सीजन में तो एक भी कार्बन नहीं है, ठीक है ना। तो RUBP के पास क्या है, सिर्फ 5 कार्बन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 कार्बन को यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप 5 कार्बन का कैसे यूटिलाइज करोगे भाई, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल तो बन नहीं सकता है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के लिए हमको 6 कार्बन चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 ही कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो बनता है 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, लेकिन बचा क्या, 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल मतलब बनना, मतलब बचा क्या, 3 कार्बन तो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में यहाँ पे 3 कार्बन लग गया, तो बचा 2 कार्बन ना, टोटल 5 कार्बन था मेरे पास में। तो 2 कार्बन जो है यहाँ पे बनता है, 2 कार्बन का बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का होता है, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का बनता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन में, C2 साइकिल में
यहाँ पे जो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है ये 2 कार्बन का 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल नहीं बनता बल्कि 1 मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही कार्बन होता है। 6 कार्बन होता है तो 2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है और एक मॉलिक्यूल जो है बनता है 2 कार्बन का, क्योंकि 2 कार्बन का बचा तो 2 कार्बन का क्या बन सकता था, 2 कार्बन का यहाँ पे बन सकता था फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो ये बन गया, ठीक है ना। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये आपका शुरू होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये साइकिल आपका शुरू होता है क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट से, क्योंकि आपका जो रूबिस्को मिलता है ये आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मिलता है, इसीलिए ये साइकिल आपका कहाँ से शुरू होता है, ये साइकिल क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जब ये हम लोग क्या बनाते हैं, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक फॉस्फेट निकल जाता है, यहाँ से एक फॉस्फेट क्या होता है, बाहर आता है, क्योंकि हमको क्या बनाना है, हमको ग्लाइकोलेट बनाना है, तो यहाँ पे फॉस्फेट की हमको जरूरत ही नहीं है, तो फॉस्फेट निकलता है, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट का मतलब कि उसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और फॉस्फो हट रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलेट बन जाएगा, ठीक है। ये ग्लाइकोलेट आपने बना दिया। अब ये ग्लाइकोलेट जो है ये आपका एंटर करता है किसमें, ये एंटर करता है आपका पर ऑक्सीजोम में एंटर करता है, ठीक है। ये एंटर करता है आपका किसमें, पर ऑक्सीजोम में, ये मतलब यहाँ पे आपका 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे याद रखना है C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन में जो प्लांट में हो रहा है ये आपका किसमें इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपका 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है, जिसमें से पहला ऑर्गेनेल जो होता है जहाँ से ये साइकिल शुरू होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा होता है यहाँ पे पर ऑक्सीजोम, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलेट हमने बनाया है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना, यही ग्लाइकोलेट जो है वो एंटर करता है किसमें, पर ऑक्सीजोम में। और यहाँ पे ग्लाइकोलेट के बाद यहाँ पे क्या बनता है, ग्लाइकोलेट के बाद यहाँ पे बनता है आपका ग्लाइऑक्सिलेट बनता है, ग्लाइऑक्सिलेट बनता है, ठीक है ना। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ग्लाइकोलेट से क्या बन जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट बन जाता है, और ग्लाइऑक्सिलेट के साथ यहाँ पे क्या जुड़ता है, यहाँ पे आपका जुड़ता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जुड़ता है, और ये जुड़ने के बाद क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका बन जाता है ग्लाइसिन। हालांकि एनसीईआरटी में इतना कुछ नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं समझो ये साइकिल में, फिर भी हम ये साइकिल इतना पढ़ा रहे तुम लोग को, ठीक है ना, बस इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ से, ठीक है ना, कुछ ट्रिकी पूछ सकता है यहाँ से कि भाई कितने ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे C2 साइकिल में, ठीक है। C2 साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, C2 साइकिल में जो फर्स्ट यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कितने कार्बन का होता है, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं वहाँ पे, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक मॉलिक्यूल आपको 2 कार्बन होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है ना, इस तरह से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हर जगह आपको उतना डिटेल पढ़ना है, बट उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेकर नहीं चलना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है भी नहीं, ये चीज़ मतलब लर्निंग पोर्शन में आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से ये चीज़ हो रहा है। तो ग्लाइऑक्सिलेट से आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है ग्लाइसिन बन रहा है, और ये ग्लाइसिन बनने के बाद पेरोक्सिसोम में फिर ये आपका एंटर करता है कि थर्ड ऑर्गेनेल जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या एंटर करता है, ग्लाइसिन एंटर करता है, ठीक है। और ग्लाइसिन में से यहाँ से आपका निकलता है अमोनिया बाहर आता है, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर यहाँ पे आपका CO2 बाहर जा रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो CO2 बचाना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, अगर हम CO2 बचाएंगे तभी तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अंदर में ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा, CO2 जब ज़्यादा होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय कहीं ना कहीं ये जो रूबिस्को होगा वो किसके साथ, वो कैसे ऐड करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह ऐड करेगा, बल्कि वो ऑक्सीजनेस की तरह नहीं, बल्कि वो कैसा काम करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। तभी तो वो क्या करेगा, RUBP के साथ CO2 को जोड़ करके क्या चलाएगा, C3 साइकिल चलाएगा, यानी केल्विन साइकिल चला करके वो फूड बनाएगा, यानी प्लांट का फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, खाना बन पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको CO2 बचाना था, क्योंकि CO2 बचेगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, इन CO2 यूज करके हम ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि भाई CO2 बच नहीं रहा है, उल्टा यहाँ से CO2 बाहर जा रहा है, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो CO2 क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर जा रहा है, समझा ना। तो इस तरह से अगर तुम देखोगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका CO2 जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है ना, CO2 आप निकल रहा है। तो हम यहाँ, मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमको CO2 क्या करना है, CO2 को हमको बचाना है, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम उन CO2 को यूज करके ग्लूकोज बना सके, फूड बना सके, ठीक है। तो ये काम कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका खाना भी नहीं बन रहा है, फूड भी नहीं बन रहा है, ना यहाँ पे कोई ATP बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फूड भी नहीं बन रहा है, ठीक है, नो फूड, ठीक है, नो फूड, खाना भी नहीं बन रहा है, नो ATP, कोई ATP भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना, कोई NADPH2 भी नहीं बन रहा है, NADPH2 भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ना यहाँ पे खाना बन रहा है, ना ATP बन रहा है, ना NADPH2 बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना। उल्टा क्या हो रहा है, उल्टा आपका यहाँ पे
रिवर्स हो जा रहा है कि भाई CO2 जो है वो लॉस हो रहा है, CO2 निकल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डबल वेस्टफुल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो CO2 साइकिल जब चल रहा है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉस ही है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो CO2 क्या हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें क्या होता है, प्लांट का नुकसान है, प्लांट क्या होता है, प्लांट में खाना भी नहीं बन रहा है, ATP भी नहीं बन रहा है, NADPH2 भी नहीं बन रहा है, उल्टा CO2 का भी लॉस हो जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि हम लोग पढ़ते हैं ना, कि हम लोग पढ़ते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन, देखो नॉर्मल रेस्पिरेशन का अगर तुम बात करोगे तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन का अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है तुम्हारा, देखो सबसे पहला बात, नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है तुम्हारा लाइट वेट का यहाँ पे क्या बोलते हैं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल रेस्पिरेशन में लाइट वेट का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा समझना कि भाई ग्लूकोज को आप क्या करते हो, ग्लूकोज को आप ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है। और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करके ATP बनाते हैं, ठीक है, एनर्जी बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ पे CO2 आपका रिलीज होता है, ठीक है ना, CO2 रिलीज होता है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है ये 24 आवर्स चलता है, 24 घंटा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन में, यहाँ पे बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन में, ठीक है, या CO2 साइकिल में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन और CO2 साइकिल में, ये आपका ध्यान रखना, ये हर समय नहीं हो रहा है, ये हर वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको बोल लेंगे कि सर यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हो, और ऑक्सीजन को यूज़ करके इस केस में क्या कर रहे हो, ग्लूकोज, देखो वहाँ पे हम ग्लूकोज तोड़ रहे थे, ठीक है ना, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम वहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे थे। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है, और फोटो रेस्पिरेशन में लाइट भी लगता है, और 24 घंटा नहीं होता है, ठीक है, ये 24 आवर्स नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन यूज़ होगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा, CO2 रिलीज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर, बात समझ में आया? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना अच्छे से कि इस केस में भी तुम्हारा क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज होगा और CO2 रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन जो हो रहा है बेटा, ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। आप सबसे एक चीज़ बात तुमको बताएंगे कि फोटो रेस्पिरेशन जो हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन ध्यान से समझना, ये जो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है ये किस में होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन जो होता है याद रखना, ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ होता है ओनली इन, किस में होता है, C3 प्लांट में होता है, ठीक है ना। ये कहाँ होता है तुम्हारा, सिर्फ C3 प्लांट में होता है, ठीक है ना, ये C4 प्लांट में नहीं होता है, याद रखना। फोटो रेस्पिरेशन जो है, फोटो रेस्पिरेशन जो है ये एब्सेंट होता है किसमें, ये एब्सेंट होता है किसमें, C4 प्लांट में। C4 प्लांट में क्या नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, C4 प्लांट में आपका ये C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है ना, ओनली C3 प्लांट में ये होता है, ध्यान रखना। तो भाई C4 प्लांट में तो मैकेनिज्म्स है, C4 प्लांट में हम लोग क्या पढ़े थे भाई, C4 प्लांट पढ़े थे कि C4 प्लांट में C3 प्लांट के जैसा मेसोफिल सेल में क्या नहीं है, आपका रूबिस्को नहीं है। क्योंकि अगर C4 प्लांट में मेसोफिल सेल के अंदर रूबिस्को होता तो वहाँ पे क्या होता है सर, वहाँ पे ये होता है कि मेसोफिल सेल जो होता है ना, इनके वॉल थिन होते हैं, इनके वॉल थिन होते हैं, और ये परवियस टू गैसेस होते हैं। यहाँ पे आपका CO2 भी आएगा और O2 भी आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ये C4 प्लांट पढ़ रहे हैं, और C4 प्लांट में ये जहाँ पे ये हाईलाइट कंडीशन में, हाईलाइट इंटेंसिटी में, वहाँ पे ऑक्सीजन CO2 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, फटाफट से ऑक्सीजन क्या होगा, कहीं ना कहीं अंदर आने लगेगा, और ऑक्सीजन का जब कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा CO2 से, तो उस केस में आपका ये जो रूबिस्को एंजाइम है ना, वो ऑक्सीजनस की तरह काम करेगा, और ऑक्सीजन की तरह काम करेगा, और RUBP के साथ किसको जोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। आरबासन में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, RUBP के साथ किसको जोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका चलेगा क्या, फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना आप लोग कि C4 साइकिल के अंदर में, C3 प्लांट के जैसा मेसोफिल सेल में रूबिस्को नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ पे रूबिस्को है, रूबिस्को कहाँ पे है, रूबिस्को बंडल सेल में है, और बंडल सेल क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, और थिक वॉल होता है, इनपरवेश टू गैसेस होता है, ठीक है ना, इसमें गैस नहीं आ सकता है, याद रखना, ठीक है ना। तो अगर CO2 और CO2 डायरेक्ट भी नहीं आ सकता है, हम लोग पढ़ चुके हैं भाई CO2 डायरेक्ट कैसे आएगा, पहले आप CO2 को फिक्सेशन करोगे किसके अंदर में, मेसोफिल सेल्स के अंदर में, उसके बाद हम CO2 फिक्सेशन कहाँ करेंगे, उसके बाद हम बंडल सेल में करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट CO2 को हम भेज नहीं सकते हैं बंडल सेल के अंदर में, पहले हम वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करेंगे,
पहले हम वहाँ पे क्या करेंगे, बंडल सेल्स में से पहले मेसोफिल सेल में बनाएंगे वहाँ पे मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनाते हैं। तो पहले बनता है वहाँ पे बनता है तुम्हारा क्या, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बनाते हैं एस्पार्टिक एसिड, जिसको मैलिक एसिड भी बोले थे। और फिर ये मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं बंडल सेल्स के अंदर में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं CO2 को हम क्या कर रहे हैं, CO2 को कहीं ना कहीं हम मैलिक एसिड्स के अंदर इंटर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बंडल सेल्स के अंदर लाते हैं। तो डायरेक्ट CO2 का फिक्सेशन नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट CO2 अगर अंदर आएगा भी कैसे, डायरेक्ट CO2 कैसे आएगा, क्योंकि उनके वॉल थिक होता है और वो सेल अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो बंडल सेल के अंदर में रूबिस्को होता है, और जहां पे रूबिस्को होता है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे आपका C3 साइकिल या ये चल रहा है, कौन सा हम लोग का केल्विन साइकिल चल रहा है, फूड साइकिल चल रहा है, फूड मेकिंग साइकिल। और वहां पे हमको रूबिस्को क्या करना है, ठीक है, ज्यादा करना है। मतलब रूबिस्को जो वहीं पे होगा जहां पे होगा, जहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जहां पे रूबिस्को है बंडल सेल्स के अंदर में, वहां पे CO2 कंसंट्रेशन हमको ज्यादा करना है। और फिर फाइनली हम लोग क्या कर पाते हैं, C4 प्लांट के अंदर में जो रूबिस्को कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा होता है, मतलब रूबिस्को जहां पे होता है वहां पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, C4 प्लांट के अंदर में ये जो मतलब जो प्रॉब्लम है फोटो रेस्पिरेशन वाला, C2 साइकिल वाला, इसको हम प्रिवेंट कर लेते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे बंडल सेल आ जाता है और वहीं पे आपको क्या मिलता है, रूबिस्को मिलता है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि C4 प्लांट में क्या नहीं हो रहा है, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल नहीं होता है। तो C4 प्लांट में C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलेगा। C3 प्लांट में क्या चलेगा आपका, C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यही एक कारण होता है कि C4 प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो C3 प्लांट से क्या होता है, कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, डबल होता है। तो C4 प्लांट क्या करता है, डबल रेट से खाना बनाता है, ठीक है ना। तो C4 प्लांट क्या करता है, डबल रेट से क्या बनाता है, ठीक है, डबल खाना बनाता है, ये डबल फूड प्रिपेयर करता है ये, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तो वेस्ट होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन C3 प्लांट में आपका क्या हो सकता है, वहां पे C2 साइकिल या जो केल्विन से C2 साइकिल या आपका जो है क्या फोटो रेस्पिरेशन है, ये चल सकता है वहां पे, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए, देखो हम लोगों ने C2 साइकिल भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, देखो ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम क्या, एक चार्ट दिया हुआ तुम लोग को, ठीक है। इस चार्ट में तुम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे कि ये जो तुमको टेबल दिया गया है यहाँ पे, ये टेबल एनसीईआरटी में मेंशन है। और इस टेबल में आप लोग को समझना क्या है, एक तरफ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, C3 प्लांट दिया हुआ है, C4 प्लांट दिया हुआ है, और उसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे चूज करके आप लोग को यहाँ पे ये चीज लिख दिया है। इसको आप लोग देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, MCQ में भी दे सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। देखो पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि पूछा क्या है, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, ठीक है ना। केल्विन साइकिल जो होता है वो कौन सा सेल टाइप में होता है, किस तरह के सेल में होता है केल्विन साइकिल। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे C3 प्लांट में जो केल्विन साइकिल होता है वो मेसोफिल सेल में होता है। किस में होता है, मेसोफिल सेल में होता है। लेकिन C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ होता है, बंडल सिथ सेल में होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन में देखो दिया हुआ था यहाँ पे, बंडल सिथ सेल, मेसोफिल सेल, और यहाँ पे बोथ दिया होता है, ठीक है, क्लियर है। तो केल्विन साइकिल याद रखना दोनों में चल रहा है, केल्विन साइकिल दोनों में चल रहा है। लेकिन फर्क कितना सा होता है कि C3 प्लांट में जो केल्विन साइकिल चल रहा है वो मेसोफिल सेल में चल रहा है, और C4 प्लांट में जो केल्विन साइकिल चल रहा है वो बंडल सिथ सेल में चल रहा है। क्यों, क्योंकि बंडल सिथ सेल में मिलता है वहां पे रूबिस्को, और C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में मिलता है वहां पे क्या, रूबिस्को, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पूछा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोल रहा है सेल टाइप, ठीक, यहाँ पे बोल रहा है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर, ठीक है ना। कौन सा सेल टाइप है जिसमें आपका क्या है, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है ना। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, CO2 का जुड़ना। भाई यहाँ पे C3 प्लांट में कहाँ पे जुड़ेगा, मेसोफिल सेल में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी C4 प्लांट है, तो C4 प्लांट में भी क्या होगा आपका, मेसोफिल सेल ही होगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलेशन तो वहीं पे होगा ना, आ रहा समझ में ना। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, तो इस तरह से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो मेसोफिल सेल, एंड यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी C4 प्लांट मेसोफिल सेल हो जाएगा, ठीक है। एंड हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीव हैव द फिक्स CO2, ठीक है ना। अब पूछ रहे हैं कितने टाइप के सेल्स मिलते हैं CO2 फिक्स करने के लिए। तो हम बोल देंगे यहाँ पे C3 प्लांट में आपके एक ही टाइप के सेल है, मेसोफिल सेल है। लेकिन C4 प्लांट में सर यहाँ पे आपका दो टाइप के सेल है, एक आपका मेसोफिल सेल भी है और एक आपका बंडल सिथ सेल भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कि विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर,
प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? C3 प्लांट में क्या है आपका? RUBP है, ठीक है ना, RUBP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। लेकिन यहाँ पे आपका प्राइमरी CO2 कहाँ पे एक्सेप्ट होता है, याद रखना, वो है आपका मेसोफिल सेल में क्या मिलता है आपका? पेप मिलता है ना, पेप। और एंजाइम कौन सा होता है? पेपकेज होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट में RUBP हो गया, C4 में क्या हो गया? पेप हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, ठीक है, उसमें कितने कार्बन है? अरे भाई C3 प्लांट में जो RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, ये तो हम लोग जानते ही है। लेकिन यहाँ पे आपका जो पेप होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, वो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो फिक्स किया जाता है प्राइमरी CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, पहला जो कंपाउंड बनता है, वो कितने कार्बन का होता है? तो C3 प्लांट में क्या बनता है? 3PGA बनता है, 3 कार्बन का बनता है, तभी तो C3 प्लांट होता है। और थे ना, ये 3PGA क्या 3 कार्बन का होता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है। और जो C4 प्लांट होता है, इसमें आपका 4 कार्बन का बनता है, तभी तो C4 प्लांट बोलते हैं इसको, ऑक्सिलेरी एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, फिर से वही वाला बोल दिया, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, ठीक है, वही पीछे वाला रिपीट हो गया। डज द प्लांट हैव, क्या बोले यहाँ पे? डज द प्लांट हैव रूबिस्को, बोला क्या प्लांट में रूबिस्को है? बिल्कुल है भाई, रूबिस्को यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपका मेसोफिल सेल में, यहाँ पे आपका किस में है? बंडल शीथ में, बिल्कुल दोनों में रूबिस्को मिलेगा। डज द प्लांट हैव फॉस्फोइनोल पायरुवेट पेपकेस, ठीक है ना, पेपकेस कहाँ मिलता है भाई? पेपकेस तो आपको मिलता है किस में? जैसे अगर हम बात करेंगे आपका जो तुम्हारा C3 प्लांट होता है, C3 प्लांट, ठीक है ना, तो इसमें तुम्हारा पेप कहाँ मिलता है भाई? पेपकेस जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? देखो C3 प्लांट में तो पेपकेस मिलता ही नहीं आपको, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही टाइप के सेल है, ठीक है, मेसोफिल है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलेरी एसिटिक एसिड जो है, यानी यहाँ पे आपका जो C4 प्लांट होता है, C4 प्लांट के मेसोफिल में क्या मिलता था? वहाँ पर पेपकेस मिलता था, जहाँ पे जो उसका सबस्ट्रेट था वो क्या था? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो यहाँ पे मिलता है, यस, ठीक है ना। लेकिन C3 प्लांट में नहीं है ये चीज, क्लियर। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को, रूबिस्को किस में है? यहाँ पे C3 में आपका मेसोफिल सेल में, और ऑक्सिलेरी एसिटिक एसिड है, मतलब यहाँ पे आपका C4 में क्या मिलेगा आपका? C4 यहाँ पे एक्चुअल में हेडिंग हम नहीं दिए तो कंफ्यूज हो जा रहा है, यहाँ पे C4 होगा, यहाँ पे C3 होगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ होगा आपका? बंडल शीथ सेल्स में होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या बोला है? CO2 फिक्सेशन रेट अंडर द हाई लाइट कंडीशन, ठीक है ना। अब देखो लाइट कंडीशन ज्यादा होगा तो भाई हाईलाइट कंडीशन ज्यादा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? O2 ज्यादा हो जाएगा CO2 से, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं भाई। C3 प्लांट में क्या हो जाएगा? C3 प्लांट में आपका नुकसान होगा वहाँ पे, ठीक है ना, खाना वगैरह बनेगा नहीं, मतलब प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगा। तो C3 प्लांट में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो भाई CO2 वहाँ पे क्या होगा? फिक्सेशन रेट अगर कम हो जाए, क्योंकि वहाँ हाईलाइट कंडीशन है, क्योंकि O2 ज्यादा हो गया CO2 से, तो वहाँ पे O2 नहीं, O2 फिक्स हो रहा है, CO2 फिक्स नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? C3 प्लांट में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो लिखेंगे लो प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, क्लियर। और यहाँ पे तो होता ही नहीं है, तो यह यहाँ पे C4 प्लांट में नो इफेक्ट। फिर बोल रहा है वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, ठीक है ना, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, ठीक है ना, लो लाइट इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ पे बोल रहा है कि नो फोटो रेस्पिरेशन, देखो लो लाइट इंटेंसिटी, लाइट ज्यादा नहीं है, तो लाइट ज्यादा नहीं है तो फोटो रेस्पिरेशन तो होगा नहीं वहाँ पे, तो नो फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, नो फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि स्टोमेटा ओपन रहेगा, है ना, समझ में आ रहा है। इन लो लाइट इंटेंसिटी निग्लिजिबल, ठीक है ना, मतलब फोटो रेस्पिरेशन होगा लेकिन कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो होगा ही नहीं, C3 में तो होता है लेकिन कम होगा, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी क्या यहाँ पे कम है, ठीक है ना, तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो बहुत कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा? नो फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि C4 में तो होता ही नहीं है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाँ हाई फोटो रेस्पिरेशन होगा। अब हाई लाइट इंटेंसिटी में तो फोटो रेस्पिरेशन हाई होगा C3 प्लांट में, लेकिन C4 में तो होगा नहीं, निग्लिजिबल। फिर यहाँ पे बोल रहा है वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो CO2 कम है और O2 ज्यादा है, तो फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, देखो लिखा हुआ है हाई फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे O2 जो है वो बेटा ज्यादा हो जाएगा CO2 के, भाई CO2 कम है तो O2 ऑलमोस्ट क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं अल्टीमेटली तो CO2 कम है तो O2 ज्यादा ही हो जाएगा ना, तो हाई फोटो रेस्पिरेशन होगा किसमें? C3 प्लांट में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल, यहाँ पे तो होगा ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे आपको फोटो रेस्पिरेशन तो होगा ही नहीं, नो, नेग्लिजिबल। भाई CO2 ज्यादा है आपका, फोटो रेस्पिरेशन कैसे होगा C3 प्लांट में, ठीक है ना।
क्लियर है? तो यहाँ पे तो होता ही नहीं, तो नेग्लिजिबल, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? ऑप्टिमम है। टेम्परेचर ऑप्टिमम मतलब यहाँ पे क्या है, कितना टेम्परेचर है यहाँ पे यहाँ तक ना आपका C3 प्लांट जो है आपका टॉलरेट कर सकता है 20 से 25 डिग्री, इतना टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें। C4 प्लांट जो है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि ये गर्मी वाले एरिया में मिलता है। तुम पढ़े थे वार्म और ट्रॉपिकल रीजन्स में ये मिलता है। और एग्जाम्पल में आप लोग को मैंने बता ही दिया था, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आप लोग को दे दिया है। क्या देखो यहाँ, ये रहा तुम्हारा C4 प्लांट का मेज है, शुगर केन है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आप लोग को बता दिया था ना। ये आपका मेज हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया मेज हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब क्या है आपका बार्ली हो गया आपका, ठीक है ना। ठीक, द फोटो रेस्पिरेशन ऑपरेट इन द C3 प्लांट लाइक द C3 प्लांट में कौन हो गया तुम्हारा वीट हो गया, ठीक है, वीट तुम्हारा C3 प्लांट है, बार्ली C3 प्लांट है, सनफ्लावर C3 प्लांट है। इट इज एब्सेंट इन प्लांट लाइक C4 में कौन कौन से आ गए आपके, मेज आ गए, शुगर केन आ गए। तो यहाँ पे आपका दोनों एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? ये भी मैंने आप लोग को चार्ट भी बता दिया एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या क्या फैक्टर है जो आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको पहले आप लोग इसको इतना देख लो, उसके बाद फिर हम थोड़ी देर में बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो फैक्टर है मेरा वो है इंटरनल फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। ये दो फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर और आपका एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। अब इंटरनल फैक्टर जो है इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। पहला है आपका इंट्रा सेलुलर जेनेटिक्स। इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर की तरफ, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, ठीक है ना। यानी सेल का जेनेटिक्स क्या है, सेल का जेनेटिक्स जो है वो क्या है, कैसा है, वो देखना तुमको। यानी नेचर ने जेनेटिकली किसी पेड़ को कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला बनाया है, ठीक है ना। ये कहलाता है तुम्हारा इंटरसेलुलर जेनेटिक्स। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा इंटरसेलुलर फैक्टर लाइक हार्मोन, ठीक है। इसमें तुम्हारा आगे क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। और दूसरा मेरे पास है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आता है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, वाटर है आपके, लाइट है, टेम्परेचर है ना। ये सब क्या है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है। पहले हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनल फैक्टर के बारे में। देखो तो सबसे पहले एक चीज समझना, ये इंटरनल फैक्टर क्या है। देखो इंटरनल फैक्टर का मतलब होता है कि जो फैक्टर अंदर की तरफ है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे इंटरनल फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे हम बात करें क्या लीफ का, तो नंबर ऑफ लीफ, नंबर ऑफ ग्रीन लीव्स, ठीक है ना। मतलब जो ग्रीन लीव्स है उसका नंबर कितना है ना। ग्रीन लीव्स जो ग्रीन पत्तियां हैं उसका नंबर कितना है, मतलब पेड़ में पत्ती का नंबर कितना है, कितना लीव्स है पेड़ में, है ना। तो जितना ज़्यादा लीव्स होगा, जितना ज़्यादा ग्रीन लीव्स होगा, जितना नंबर में ग्रीन लीव्स होगा उस पेड़ में, है ना, वो डिसाइड करेगा उसके फोटोसिंथेसिस को, मतलब फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो एक पेड़ में जितना ज़्यादा लीफ होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास में, साइज ऑफ लीफ है। साइज ऑफ लीफ, देखो पत्ती का साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है ना, बड़े साइज के जो लीफ होंगे, है ना, पत्ती का साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छे से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, ठीक है, उतने अच्छे से क्या हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो साइज ऑफ लीफ भी क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है ना। क्लियर। और जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एज, एज का मतलब होता है कि मतलब जो पत्ती है, जो लीफ है, देखो प्लांट में फोटोसिंथेसिस हम मेनली किस में बात कर रहे हैं, ग्रीन लीव्स का बात कर रहे हैं। ऐसे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होता है, ठीक है, लेकिन हम किस मेनली किसका बात कर रहे हैं, जो मेजर पार्ट होता है, मेजर हिस्सा होता है, मेनली जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है भाई लीफ होता है, ठीक है ना। नेचर ने प्लांट में लीफ को ही क्या बनाया, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बनाया, इसलिए हम यहाँ पे लीफ का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो एज का मतलब क्या है कि भाई लीफ का उम्र क्या है, एज क्या है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग को मालूम चाहिए कि यंग लीफ में क्या होता है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है ना।
यंग लीफ कैसे होंगे भाई, वहाँ पे आपका बात करें एकदम ग्रीन होंगे, है ना। तो यंग लीफ क्या होगा, यंग लीफ में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो लीफ है वो पेड़ पे कैसे लगा हुआ है, ठीक है ना, जो लीफ है वो पेड़ पे कैसे लगा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लीफ जो है वो पेड़ पे कुछ ऐसा लगा होना चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके से लगा होना चाहिए ताकि लीफ पे क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पड़ सके, है ना, जो लीफ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गिर सके, फॉल कर सके, ठीक है, ताकि अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो सके, क्लियर। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन पे भी क्या होता है, फर्क पड़ता है इसका। तो हम इंटरनल फैक्टर में बात किए, नंबर ऑफ ग्रीन लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, एज यानी मोर फोटोसिंथेसिस यंग लीफ, तो यंग लीफ में फोटोसिंथेसिस आपका ज़्यादा हो रहा है। और फिर ओरिएंटेशन भी देख लिए कि लीफ जो है वो पेड़ पे कैसे लगा हुआ है, तो पेड़ पे लीफ कुछ इस तरीके से लगा होना चाहिए ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गिरे, ठीक है। तो ये बात हुआ क्या लीफ के बारे में, और ये कहीं ना कहीं इंटरनल फैक्टर के बारे में बात हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करते हैं लीफ के अंदर के, ठीक है, लीफ के अंदर में क्या क्या हो रहा है, मतलब हम एनाटॉमी ऑफ लीफ का बात करते हैं। लीफ का एनाटॉमी का अगर हम बात करते हैं तो लीफ के अंदर क्या होता है भाई, लीफ के अंदर आपको मिलता है मेसोफिल टिश्यू। एक लीफ के अंदर आपको क्या मिलता है, एक लीफ के अंदर आपको मिलता है, अगर हम यहाँ पे लिखे इस चीज़ को, एक लीफ के अंदर मिलता है आपको क्या, मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू, ठीक है ना। तो लीफ के अंदर क्या है, मेसोफिल टिश्यू है। तो भाई लीफ के अंदर मेसोफिल टिश्यू कितना है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो आपका मेसोफिल टिश्यू में ही मिलता है, ठीक है ना। मेसोफिल टिश्यू मतलब मेसोफिल सेल, है ना। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि मेसोफिल टिश्यू के अंदर, मेसोफिल टिश्यू के अंदर मेसोफिल सेल है, और मेसोफिल सेल के अंदर क्या है, मेसोफिल सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। तो मेसोफिल लीफ के अंदर मेसोफिल टिश्यू कितना है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल टिश्यू के अंदर ही है। लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं कि मेसोफिल टिश्यू के अंदर मेसोफिल सेल है, और मेसोफिल सेल्स के अंदर ही तो क्या आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट कितना है ना। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेसोफिल सेल के अंदर कितना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल, वो भी इंपॉर्टेंट करता है। ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा तो भाई उसमें ज्यादा पिगमेंट मिलेंगे, ज्यादा क्लोरोफिल होंगे, है ना, ज्यादा पिगमेंट होंगे तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, तीसरा यहाँ पे क्या है कि अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। अब आपको ये भी देखना होगा भाई, पहले मैंने बात किया कि भाई मेसोफिल टिश्यू कितना है, फिर मैंने बात किया मेसोफिल टिश्यू के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई मेसोफिल टिश्यू के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, जो मेसोफिल सेल्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल कितना है, वो भी तो डिसाइड करेगा ना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप देखोगे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल क्या है, मान लो क्लोरोप्लास्ट तो है लेकिन उसमें क्लोरोफिल क्या है, कम है। ये भी तो सकता है ना कि भाई क्लोरोप्लास्ट तो है वहां पे लेकिन उसमें क्लोरोफिल क्या है, कम है। अमाउंट क्लोरोप्लास्ट का ज्यादा है पर उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है तुम्हारा, कम है। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो वहां पे भी क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और लास्ट है यहाँ पे क्या, हाउ मच इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ए सेल। अब मान लो ऐसा भी तो सकता है कि एक सेल, मतलब एक प्लांट में सब कुछ सही है, सब कुछ सही का मतलब क्या है भाई, उस प्लांट में आपका मेसोफिल टिश्यू भी है, मेसोफिल सेल भी है, आपका मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी ठीक ठाक है जितना होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी ठीक है, सब कुछ सही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस प्लांट में CO2 कम आता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि भाई डिपेंड करते कि वो प्लांट कहाँ पे रहता है, किस रीजन में मिल रहा है वो प्लांट, है ना, ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्लांट को अगर मान लो पानी का लॉस को बचाना है, पानी के लॉस को कहीं ना कहीं कम करना है, एक्स्ट्रा वाटर के लॉस को कम करना है, मिनिमाइज करना है, स्टोमेटा बंद रहता है तो प्लांट कहीं ना कहीं लीफ के अंदर कम CO2 आ रहा है, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लीफ के अंदर कम है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, उस केस में भी आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि CO2 कम है। आ समझ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कितना है, ठीक है ना। या कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो प्लांट सही जगह पे है क्योंकि CO2 को फिक्स करने वाला जो उसका जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है ना, मान लो क्या है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या मान लो क्या है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो बन नहीं पा रहा है, प्लांट में रीस्टोर नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग साइकिल पढ़े थे, साइकिल में हम लोग देखे थे कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रीस्टोर भी करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मान लो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो ठीक तरीके से बन नहीं पा रहा है, रीस्टोर नहीं हो पा रहा है, या फिर एब्सेंट है,
ठीक है ना। तो उस कारण से भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर में या लीफ के अंदर में CO2 कम आ रहा है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो कम होगा। तो इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कितना है ये भी देखना होगा, ठीक है ना। तो इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर कितना है वो भी आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर के बारे में। देखो वाटर का मतलब क्या होता है भाई, आप लोग अच्छे से जानते हो, ये आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। 9-10 से क्या पढ़ते आ रहे हो भाई, प्लांट जितना पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, जितना पानी वो अपने अंदर लेता है, उसका 98 से लेकर के 99% तक वाटर जो है वो लॉस कर देता है। सिर्फ किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, जिसको आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। लेकिन प्लांट जो है उस टोटल वाटर में से यानी 1 से 2% वाटर ही क्या करता है, वो अपने फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में, अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज्ड अप लेता है ना। अपने खाने को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो यूज करता है, ठीक है ना। तो प्लांट 1 से 2% ही वाटर का इस्तेमाल करता है अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, लेकिन बाकी का यानी मैक्सिमम पानी को, मैक्सिमम वाटर यानी 98 से 99% वाटर को वो लॉस कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना, यानी एडियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो पानी का कमी डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। पानी का कमी डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट तो भाई ऐसे भी होते हैं ना कि जो तुम्हारे ऐसे रीजन में मिल रहे हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है, ना के बराबर पानी है, बहुत कम पानी है वहाँ पे, ठीक है ना। और ऐसे प्लांट भी तो भाई जिंदा रहते हैं ना, कम पानी पे भी जिंदा रहते हैं ना, उनमें तो अडेप्टेशन होता है ना, समझ में आना। तो वाटर का डेफिशिएंसी जो है वो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मान लो उस प्लांट में पानी का कमी है, वाटर का डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा उसका, उस प्लांट में ये एक अडेप्टेशन होगा कि भाई ऐसे प्लांट में पानी के लॉस को यानी एक्स्ट्रा वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उसके जो स्टोमेटा होंगे बेटा वो क्लोज होंगे, ठीक है ना, ताकि पानी का लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। पानी का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाए, क्लियर है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस कब हो रहा है, जब कम CO2 एंटर कर रहा है, तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे बोला कि डेफिशिएंसी, यहाँ पे बोला है कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, मान लो अगर पानी की कमी होता है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर कॉज फोल्डिंग ऑफ लीफ, ठीक है ना, विल्टिंग ऑफ लीफ, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीफ। देखो अब यहाँ पे ये एक चीज वो बोल रहा है कि पानी कम होने से, ठीक है ना, देखो पानी अगर कम होता है ना तो उसमें मतलब पेड़ में कुछ अडाप्टेशन शुरू होने लग जाता है, ठीक है ना, कुछ कुछ बदलाव होने लगता है। जैसे मान लो कि क्या हो गया, पानी अगर मान लो क्या हो गया, डेफिशिएंट होने लग जाएगा, तो पानी की कमी के कारण से क्या होता है, लीफ में फोल्डिंग होने लगेगा, ठीक है ना। लीफ का फोल्डिंग हो जाता है, जिसको आप बोलते हो क्या, जिसको आप बोलते हो क्या, विल्टिंग ऑफ लीफ, ठीक है ना। मतलब ये हो गया भाई कि तुम अगर किसी पेड़ में पानी देना बंद कर दोगे, ठीक है ना, तुम उसको, उस पेड़ को, है ना, पानी नहीं दे रहे हो, मिट्टी सूखा पड़ा हुआ है, रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, पानी की कमी है, तो देखना पत्ती क्या हो जाता है, पत्ती मुरझा जाता है, पत्ती क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, जिसको विल्टिंग ऑफ लीफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो लीफ का जब विल्टिंग हो जाएगा तो लीफ का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब अगर लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा लीफ के विल्टिंग से, तो जिस कारण से क्या होगा, लीफ के कम सरफेस एरिया पे, ठीक है ना, लीफ के कम एरिया पे क्या पड़ेगा, आपका लाइट, सनलाइट पड़ेगा, ठीक है, समझ में आना। तो सरफेस देखो, जब कोई चीज फोल्ड करता है ना तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया जब कम हो जाएगा तो अब पत्ती पे जितना लाइट पहले पड़ता था उतना लाइट अब नहीं पड़ेगा, कम लाइट पड़ेगा, फोल्ड हो गया ना लीफ, समझ में आ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, उस केस में भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पे आपका ध्यान से समझना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, देखो हर चीज का क्या होता है ऑप्टिमम, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट के लिए हमने बात किया था 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो C4 प्लांट था वो था तुम्हारा 30 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि C4 प्लांट जो है, याद रखना, वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो उनके अंदर में तो हम लोग पढ़े थे कर्न्स एनाटोमी, बहुत सारे अडेप्टेशन उसके अंदर में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज समझना क्या बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, रेट ऑफ फोटेशन। देखो हम यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ग्राफ में यहाँ पे लिखे है, इस तरफ हम लिखे, मान लो हम इसको x मान लिए और इसको हम लोग y मान लिए। x की तरफ दिखा है यहाँ पे कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, x की तरफ हमने लिखा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, बता रहे हैं, और यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस का दर को देख रहे हैं, किस दर से जो है वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है ना, किस दर से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। देखो ये मान लो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे
क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस आपका मैक्सिमम हो रहा है। मतलब क्या हुआ भाई, अरे भाई आप टेम्परेचर बढ़ाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बढ़ा, फिर आप टेम्परेचर और बढ़ाए, फोटोसिंथेसिस और बढ़ा, फिर टेम्परेचर आप और बढ़ाए और बढ़ा, फिर आपने और बढ़ाया, फिर ये और बढ़ा, ठीक है ना, और बढ़ा। लेकिन अब क्या होगा, अब हम मान लिए कि भाई ये वो पॉइंट बना, ये वो पॉइंट, मान लो ये वो पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का जहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसा है, मैक्सिमम है। अब अगर इसके ऊपर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब अगर आप इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो हर एक चीज़ का लिमिटेशंस होता है, हर एक चीज़ का लिमिटेशंस होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे और आप फोटोसिंथेसिस पे मैक्सिमम करते चले जाओगे, ऐसा नहीं होता, हर एक चीज़ लिमिटेशन है, ठीक है। तो आप टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हो तो अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ाओ, ठीक है ना। अब उसके बाद उस पॉइंट पे, जैसे मान लो हम 10 डिग्री था टेम्परेचर, ठीक है ना, मान लो 10 था तो हमने 10 बढ़ाया तो 20 हो गया, 20 था हमने 10 बढ़ाया तो 30 हो गया, 10 बढ़ाया तो मान लो कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है ना। तो 40 पे चला गया तो अब ये तो 30-40 तो आपका C4 प्लांट के लिए हो गया, लेकिन मान लो आपका 15 था, 10 बढ़ाया तो 25 हो गया, ठीक है ना। तो 25 लास्ट है इसका, ठीक है ना, 25 मान लो लास्ट है, 25 से 30 तक हो सकता है, ठीक है ना, 25 से 30 तक चलता है, ठीक है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है C3 प्लांट के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट तक ही वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस पॉइंट पे अगर फिर और भी तुम बढ़ाओगे, मान लो 25 से तुम क्या बढ़ा दिया, मान लो 25 पे और 10 बढ़ा दिया, तुम 35 कर दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि भाई 35 मैक्सिमम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, नहीं, अब फोटोसिंथेसिस आपका वहां पे रुक जाएगा, ठीक है ना। अब उस पॉइंट पे फोटोसिंथेसिस आपका रुक जाएगा, कम होने लगेगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। पहले तो आपका रुकेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर और ज़्यादा क्या करोगे, और अगर मान लो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब देखो टेम्परेचर जो एक ऐसा फैक्टर होता है ना, टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखो हर एक चीज़ का नियम होता है, रूल होता है, ठीक है ना। वो नियम रूल ये होता है कि भाई हर एक चीज़ जो है वो एक नॉर्मल रेंज तक, एक लिमिट तक ही बढ़ता है, वो आ रहा समझ में ना। तो अगर मान लो इस पॉइंट पे आने के बाद अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसके बाद हाई टेम्परेचर पे मालूम होना चाहिए आपको, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है बेटा वो डीजेनरेट कर जाता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टूट जाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट तक, एक रेंज तक, है ना, एक कहीं ना कहीं एक सीमित है, एक लिमिट है उसका, कि उस पॉइंट तक आते आते क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे अगर आप बढ़ाए, ठीक है ना, ठीक है ना, बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही आप उस पॉइंट पे पहुंचे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो गया, लेकिन अब उसके ऊपर अगर आप बढ़ा रहे हो, जितना उसका लिमिट है उस लिमिट के ऊपर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, उस रेंज के ऊपर अगर बढ़ा रहे हो, तो उसके बाद फिर वो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करने लग जाएगा, वो डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डिजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उस पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो भी फोटोसिंथेसिस आपका ड्रॉप करेगा, और टेम्परेचर हाई करोगे तो भी आपका फोटोसिंथेसिस क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, आपका ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अब इसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए तो फिर आपको फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो उसका लास्ट लिमिट था, उस लिमिट के बाहर अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो लिमिट अब क्रॉस हो चुका है, अब उस पर फोटोसिंथेसिस आपका बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा टेम्परेचर तापमान क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो क्लोरोफिल को खराब कर देगा। तो अब क्या होगा, ये रुके नीचे की तरफ आएगा, फोटोसिंथेसिस आपका ड्रॉप कर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी उस पॉइंट से, मैक्सिमम पॉइंट से, तो भी आपका फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ड्रॉप कर रहा है। और अगर इस पॉइंट पे आने के बाद टेम्परेचर कम करोगे तो भी आपका फोटोसिंथेसिस रेट क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ध्यान से समझना इस बात को। ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। एनसीईआरटी इस पॉइंट को लिखता है कि ट्रॉपिकल एरिया का जो प्लांट होता है उनमें हाई टेम्परेचर को झेलने का क्या होता है, टॉलरेंस होता है, कैपेबिलिटी होता है, बजाय टेम्परेट एरिया के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात आप लोग को मालूम ही है। तो ट्रॉपिकल एरिया में हमने बात भी किया था, सॉर्गम वगैरह, शुगर केन वगैरह हमने बात किया था। तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट्स होते हैं, तो ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने बात किया था। अब नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं हम लोग क्या, लाइट। देखो लाइट पढ़ने से पहले हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं, उस पॉइंट को समझना जरूरी होता है। उस पॉइंट को जब आप समझ लोगे तो आप क्लियर कर पाओगे इस चीज़ को, देखो रिलेट कर पाओगे, जो आगे हम लाइट पढ़ाने वाले हैं वो इसी चीज़ों से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन। इन्होंने एक फैक्टर के बारे में बताया था,
इन्होंने एक फैक्टर के लिमिटिंग फैक्टर का लॉ दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को प्रपोज किया था फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन ने, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया था, देखो इन्होंने क्या बताया था, ये चीज़ समझना। देखो इन्होंने बताया था कि अगर किसी प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि भाई कोई ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चल रहा है, क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस चल रहा है, या कोई भी प्रोसेस चल रहा है, हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के रेट को कौन डिसाइड करता है, उस प्रोसेस के रेट को कौन डिसाइड करता है, जो सबसे मिनिमम है, जिसका कमी है, ठीक है ना। जैसे ही हम उस फैक्टर को क्या करते हैं, बढ़ाएंगे, जैसे हम क्या करते हैं उस फैक्टर को बढ़ाएंगे। ये फैक्टर क्या बात कर रहे हैं, ये हम किसका बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर किसी फैक्टर को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के रेट को कौन डिसाइड करेगा, उसके दर को कौन डिसाइड करेगा, जो फैक्टर लिमिटिंग है। भाई जो फैक्टर कम है उस फैक्टर को अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस का जो रेट है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो बोलोगे सर इंक्रीज करेगा, तो भाई लिमिटिंग फैक्टर है, तो लिमिटिंग फैक्टर मतलब जो फैक्टर कम है उस फैक्टर को अगर हम बढ़ा देंगे तो मेरा प्रोसेस जो है वो क्या कर जाएगा, उस प्रोसेस का रेट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस का जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है, वो लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड करता है, ठीक है ना। अगर किसी प्रोसेस को बहुत सारा फैक्टर क्या कर रहे हैं, ठीक है, अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस का रेट डिसाइड कौन करता है, जो फैक्टर लिमिटिंग है। तो जो फैक्टर कम है उस फैक्टर का अगर आप बढ़ाओगे तो रेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। समझ में ये चीज क्लियर है। तो वो क्या हो जाएगा, वो रेट को बढ़ाएगा। तो लिमिटिंग फैक्टर को जब आप बढ़ाओगे तो वो रेट क्या कर जाएगा, वो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है ना। समझ में क्लियर है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कहा भाई जो लिमिटिंग है, लिमिटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग का मतलब होता है सब ऑप्टिमल। सब ऑप्टिमल का मतलब होता है जो नॉर्मल से कम है, ठीक है ना। तो जो फैक्टर आपका, ठीक है, कैसा है आपका, सब ऑप्टिमल है, नॉर्मल के नीचे है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है उस प्रोसेस के रेट को, ठीक है ना, उस प्रोसेस के रेट को डिसाइड करता है। क्लियर बात समझ में आ गया। तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना। तो क्लियर आपको ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लाइट के बारे में, ठीक है ना। और लाइट में किसका बात कर रहे हैं, लाइट में हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अजान हो रहा है, थोड़ा सा अजान के बाद बात करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे लाइट का, ठीक है। तो लाइट में हम पहले बात कर रहे हैं लाइट क्वालिटी का। लाइट क्वालिटी का मतलब होता है कि जैसे अगर हम बोले तो ब्लू और रेड लाइट पे, वैसे तो तुमको मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग का विव ग्योर है, ठीक है, विव ग्योर मतलब विव ग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस पे फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अगर हम क्वालिटी का बात कर रहे हैं लाइट के, तो लाइट की क्वालिटी का मतलब होता है कि कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप बोलोगे कि ब्लू लाइट पे और रेड लाइट पे क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये क्या हो गया, ये लाइट का क्वालिटी हो गया। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं क्या, लाइट का ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब एक प्लांट को लाइट कितनी देर तक मिल रहा है, एक प्लांट को लाइट कितनी देर तक मिल रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अगर हम बोले कि फॉर एग्जांपल, मान लो कि अगर किसी प्लांट को, मान लो एक प्लांट है मेरे पास जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम 1 घंटे लाइट दे रहे हैं, ठीक है ना। या ऐसा मान लो कि एक प्लांट है जिसको 1 घंटा हम क्या कर रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, और 1 घंटे में कितना ग्लूकोज बनना है उस प्लांट में, 100 ग्राम ग्लूकोज बनना है। 1 आवर में कितना बनना है, 100 ग्राम ग्लूकोज बनना है, ठीक है, 1 घंटा में। तो 1 घंटा में अगर 100 ग्राम ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है उस प्लांट में, सिंथेसाइज हो रहा है, तो मान लो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 200 ग्राम, 2 घंटे में 200 ग्राम, ठीक है। तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 400 ग्राम, ठीक है, 4 घंटे में 400 ग्राम। तो तुम यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे तुम क्या कर रहे हो, जैसे जैसे तुम लाइट बढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे लाइट इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे लाइट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है, यानी खाना ज़्यादा बन रहा है ना। फूड क्या बन रहा है, फूड आपका यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। तो जैसे जैसे आप लाइट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, और जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मतलब वहाँ पे वैसे वैसे खाना ज़्यादा बन रहा है, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं
लाइट की वजह से, है ना कहीं लाइट को बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस फर्क तो पड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस अफेक्ट तो हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर रेट देखोगे तो रेट चेंज नहीं हो रहा है। फूड बनने का जो दर है ना, वो लाइट को बढ़ाने से वो चेंज नहीं हो रहा है। आप जितना भी लाइट बढ़ा लो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस उसी दर से हो रहा है, उसी रेट से हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे एक घंटे हम जब लाइट दे रहे हैं, 1 आवर जब लाइट दिए तो कितना खाना बन रहा है, 100 ग्राम फूड बन रहा है, ठीक है। लेकिन फिर देखो तुम जब 2 घंटा लाइट दिए तो कितना होना चाहिए, 1 घंटा के हिसाब से 100 बन रहा है, तो फिर उसका डबल तुम दे रहे हो, लाइट दोगे 2 घंटा दे रहे हो तो कितना दे रहे हो, डबल टाइम में दे रहे हो, 2 घंटा टाइम लाइट दे रहे हो तो देखो 200 ग्राम बन रहा है। तो दर तो उसी हिसाब से ना, फोटोसिंथेसिस उसी दर से हो रहा है। फिर अगर 4 घंटा मतलब अगर मान लो हम कितना दे दिए, 4 आवर्स लाइट दे दिए, 4 घंटा, तो 4 घंटा लाइट देने के बाद देख रहे उसमें 400 ग्राम खाना बन रहा है। तो देखा गया कि 1 घंटा में कितना बन रहा है, तो देखा गया 1 घंटा में 100 ग्राम ही बन रहा है, ठीक है। 2 घंटा में 200 ग्राम ही बन रहा है, यानी जो दर है, जो रेट है, वो उसी हिसाब से है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जितना भी आप मतलब लाइट जितना भी आप बढ़ा लो, फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, उसी दर से हो रहा है, उसी रेट से हो रहा है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लाइट बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। पहले खाना क्या बन रहा था, पहले खाना तुम्हारा बन रहा था कहीं ना कहीं 100 ग्राम बन रहा था, ठीक है, 100 ग्राम बन रहा है, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम उसको 4 घंटा लाइट दिए तो कितना खाना बना, 400 ग्राम खाना बन गया। तो लाइट ज़्यादा टाइम तक हम लाइट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लाइट मिल रहा है, तो ज़्यादा खाना बन रहा है। लेकिन खाना ज़्यादा तो बन रहा है ओवरऑल, लेकिन रेट क्या है खाना बनने का, वही रहेगा, ठीक है। रेट क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा लाइट ड्यूरेशन के बारे में बात, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो सिंथेसिस हो रहा है वो सेम रेट से हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा क्या है मेरा, लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो लाइट इंटेंसिटी का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर लाइट का जो इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी अगर लो है, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी अगर क्या है, मान लो लो है, ठीक है ना। अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर लो है, इसका मतलब यहाँ पे लाइट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। लाइट क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जैसे जैसे हम लाइट क्या करेंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पे लाइट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या घटेगा। तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे बोले कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, लाइट को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपका फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो ये ग्राफ आप देखो, ये ग्राफ देखो, देखो अगर लाइट की इंटेंसिटी लो है, मतलब लाइट अगर यहाँ पे लिमिटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट कम है तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप लाइट को बढ़ा रहे हो, देखो ये बढ़ा है, लाइट बढ़ा, रेट बढ़ा, लाइट बढ़ा, रेट बढ़ा, लाइट बढ़ा, रेट बढ़ा, लाइट बढ़ा, रेट बढ़ा, फिर लाइट बढ़ा, फिर रेट बढ़ा। लेकिन अब तुम लोग को ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि जैसे जैसे तुम लाइट बढ़ा रहे हो, फोटोसिंथेसिस का दर यानी रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। अब अगर तुम लाइट बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बढ़ाओगे, तो यहाँ पे लाइट बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अब इस पॉइंट पे देखो, लाइट तुम बढ़ाते गए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि लाइट तो तुम बढ़ा ले रहे हो, जैसे जैसे लाइट इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक समय आएगा कि वहाँ पे कोई दूसरा फैक्टर, लाइक वहाँ पे तुम्हारे वाटर, वहाँ पे तुम्हारे टेम्परेचर, या और भी कोई ऐसा फैक्टर है जो वहाँ पे लिमिटिंग हो जाएगा। तो उस समय पे अगर तुम और लाइट बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब वहाँ पे उस केस में जो फैक्टर लिमिटिंग है, ठीक है, जो फैक्टर लिमिटिंग है तुमको उसको बढ़ाना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में, कि ये बात समझ में आ रहा है भाई, अरे भाई तुम लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, लाइट को तुम बढ़ा रहे हो, लेकिन बढ़ाते एक समय ऐसा आया कि कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया, ठीक है ना, दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया। तो दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो जाएगा तो तुमको जो फैक्टर लिमिटिंग हुआ है, अब उस प्रोसेस का जो कहीं ना कहीं रेट है उस लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो अब कम है उसको तुम बढ़ाओ, बल्कि लाइट को मत बढ़ाओ। लाइट अगर और तुम बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अब उस पर डिसाइड करेगा कि जो फैक्टर लिमिटिंग है। हर बात में, तो जो फैक्टर लिमिटिंग है अब आप उसको बढ़ाओ ना। अरे भाई जो फैक्टर लिमिटिंग नहीं है उसको बढ़ा के क्या करोगे भाई, जो फैक्टर लिमिटिंग है, लाइट जिस फैक्टर का बात कर रहे हैं उसको आप बढ़ा रहे हो तो वो तो ठीक है, उसकी वजह से फोटो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो रहा है अब तो तुमको उसको बढ़ाना पड़ेगा ना।
आवाज में। लेकिन लाइट तो कम नहीं है, लाइट तो तुम बढ़ा ही रहे हो, लेकिन जो फैक्टर लिमिटिंग है उसको बढ़ाओ, तो फिर उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का जो दर होगा वो डिसाइड होगा, ठीक है ना, वो डिसाइड होगा। तो क्लियर बात, ये चीज समझ में आ गया तुमको कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अब नहीं बढ़ेगा सर, क्योंकि दूसरा फैक्टर क्या हो गया वहाँ पे, लिमिटिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज हम बताना चाहेंगे तुमको। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है, एक लीनियर इस तरह से, एक यहाँ पे तुम देख रहे हो ना कि लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पे लाइट बढ़ा रहे हो फोटोसिंथेसिस का दर बढ़ रहा है, उसका एक लीनियर ऐसे ग्राफ बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम आएगा कि भाई अब अगर लाइट बढ़ाओगे भी तो दूसरा फैक्टर वहाँ पे लिमिट हो जाएगा, है ना, यानी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, वो अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट तक ही इंक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, याद रखना, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन बट अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये जैसे मैं तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, लाइट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब हाई लाइट इंटेंसिटी पे पहुंच गया तुम, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी पहुंच गया, ठीक है। अब तुम किसी भी चीज़ को बढ़ाओगे भाई, तो हर एक चीज़ का तो लिमिटिंग होता है ना। ये तो बात सही है, जब तुम लाइट बढ़ा रहे हो तो कितना बढ़ाओगे, ठीक है। लाइट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लाइट अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। लाइट बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी पे पहुंच गए हम, तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका अदर फैक्टर लिमिटिंग हो गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका विल नॉट इंक्रीज बिकॉज अदर फैक्टर क्या हो गया, आपका लिमिट हो गया। तो लिमिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, एसिम्प्टोट हो गया, ऐसे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लाइट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, लाइट बढ़ा, फोटोसिंथेसिस बढ़ा, लाइट बढ़ा, फोटोसिंथेसिस बढ़ा, लेकिन अप टू सर्टेन इंस्टेंट, एक सर्टेन इंस्टेंट तक ये क्या कर रहा है, रेट इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया। अब तुम उस फैक्टर को बढ़ाओगे तब रेट इंक्रीज करेगा, बल्कि उस फैक्टर को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जिसको तुम ऑलरेडी बढ़ा रहे हो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन मान लो क्या क्या कर दिए, बहुत ज़्यादा लाइट दे दिए, बहुत ज़्यादा लाइट, हाई लाइट, वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी दे दी है, ठीक है ना। तो जब वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी दे दोगे तो भाई अब प्रॉब्लम आप ये आ जाएगा कि वहाँ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या कर जाएगा, आपका ड्रॉप कर जाएगा। ड्रॉप क्यों कर जाएगा, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उस केस में आपका जो क्लोरोफिल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस लाइट को कोई पकड़ नहीं पाएगा, वहाँ पे लाइट आपका कोई कैच नहीं कर पाएगा, वहाँ पे समझ में आ रहा है कहने का मतलब है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा हाई लाइट इंटेंसिटी का ही, वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये चीज़ क्या है, ये ध्यान से एक बार फिर से देखो इसको, एक बार फिर से देखो, लाइट बढ़ा है बढ़ा, लाइट बढ़ा है बढ़ा, लाइट बढ़ा है बढ़ा, लाइट बढ़ा है बढ़ा, लेकिन ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आया तो कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन बहुत वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी दे दिया तो ड्रॉप कर गया, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है इसके ऊपर अब लाइट तुम दे रहे हो, है ना, इसके ऊपर अगर तुम लाइट क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस क्या हो गया कि यहाँ पे आपका रुक गया, आकर स्टॉप हो गया, तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस का रेट अब इंक्रीज नहीं करेगा, क्या बात समझ में आया ना। तो इसको बोल दे क्या, ठीक है ना। तो इसको क्या बोले, इसको बोले लाइट, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, लाइट सैचुरेशन पॉइंट। तो लाइट सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है, ठीक है ना, लाइट सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है जिस लाइट पे क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिस लाइट पे, ठीक है ना, जिस लाइट पे, मतलब वो आखिरी पॉइंट है, ठीक है ना, वो आखिरी लाइट है, मतलब उतना लाइट पे, वो जो आखिरी सैचुरेशन का पॉइंट का मतलब होता है कि वो जो लास्ट लाइट है, ठीक है, लास्ट जो तुम लाइट दे रहे हो उस पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होने के बाद, है ना, अब जब तुम लाइट दे रहे हो उसके बाद, उसके ऊपर लाइट दे रहे हो, तो उसके बाद क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो जिस लाइट पे आपका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है ना, समझ में आना, तो वही लास्ट पॉइंट, वो लाइट का क्या होता है, वो लास्ट पॉइंट जो होता है वो सैचुरेशन पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं कर रहा है, अब वो पॉइंट पे जाकर रुक गया है, सैचुरेट कर गया है ना, उसके बाद फिर लाइट बढ़ाने से वो चीज़ आपका इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आना, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस में है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी एज विद एडिशनल इंक्रीज इन लाइट डॉट इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, जिस लाइट इंटेंसिटी पे, ठीक है, द इंटेंसिटी एट विच द एडिशनल इंक्रीज इन लाइट, जिस लाइट इंटेंसिटी पे आपका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ, और उसके बाद फिर जब आप एडिशनल इंक्रीज कर रहे हो लाइट में, तो उस पर क्या हो गया, उस पर आपको फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी वो उसका सैचुरेशन पॉइंट हो गया, उस पॉइंट पे जाके अब रुक गया भाई, इस पॉइंट पे जो लाइट पड़ा वो उसका मैक्सिमम है, उसके बाद आप जितना भी लाइट दोगे वो सैचुरेट कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, आपका सैचुरेट कर जाएगा।
तो याद रखना जनरल, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक तो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो लाइट सेचुरेशन पॉइंट होता है ना, ठीक है, लाइट सेचुरेशन पॉइंट होता है वो तुम्हारा होता है 10% ऑफ द टोटल इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। जो लाइट सेचुरेशन पॉइंट होता है वो होता है तुम्हारा 10% ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट। 10% ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट का मतलब होता है कि भाई जितना लाइट आ रहा है, प्लांट को जितना लाइट मिल रहा है ना, उस जितना मिल रहा है, समझ में, जितना टोटल लाइट आ रहा है उसका 10% लाइट क्या करता है, अगर पेड़ को मिल जाएगा, उसका 10% लाइट अगर पेड़ को मिल जाएगा तो उस पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है ना, उसका पेड़ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो इतना लाइट तो पेड़ को मिल ही जाता है भाई, जितना लाइट आ रहा है उसको 10% तो मिल ही सकता है और उस पर उसका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। तो जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। लाइट बहुत रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, ध्यान रखना। लाइट जो देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना, जनरली लाइट जो है वो बहुत जनरली बहुत मतलब ऐसा मान के चलते हैं हम लोग कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि प्लांट को लाइट नहीं मिल रहा है, तो लाइट जो है वो बहुत रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, एक्सेप्ट डेंस कैनोपी। मान लो कि जहाँ पे जो पेड़ मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत घना जंगल में है, बड़े बड़े पेड़ है ना, और कुछ जो छोटा प्लांट है ना, बड़े बड़े पेड़ के जो ब्रांचेस है उससे वो प्लांट ढक गया है, तो ठीक तरीके से उस प्लांट को लाइट नहीं मिल पा रहा, तो उस केस में वहाँ पे, या डीप सी है ना, उस केस में वहाँ पे लाइट आपका क्या हो सकता है, वहाँ पे आपका लिमिटिंग मतलब रेयरली, ठीक है ना, लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। तो लाइट जनरली लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि प्लांट को जितना लाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उतना लाइट उसमें मिल जाता है उसको, 10% ऑफ द टोटल इंसिडेंट लाइट का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, CO2। देखो तो CO2 में क्या हो रहा है, CO2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है एटमॉस्फेयर में, तो फोटोसिंथेसिस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज CO2 क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक है, क्योंकि CO2 कम अंदर आ रहा है, बिकॉज CO2 क्या है, आपका लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है ना। और जैसे जैसे लिमिटिंग फैक्टर को हम बढ़ाते हैं, यानी यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन है, CO2 है, तो जैसे जैसे आप CO2 कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप CO2 कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझ आ रहा, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज होगा। अब समझा क्या बोलना चाहते, देखो एक बात बोल रहे हैं तुम लोग को, जैसे ये एक चीज़ देखो, ये जो तुमको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये जो तुमको दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखो सैचुरेशन पॉइंट दिखाया गया है, ये क्या दिखाएगा तुमको, सैचुरेशन पॉइंट दिखाया गया है। सैचुरेशन पॉइंट देखो, ये वाला देखो, ये तुम देख रहे हो, ये वाला, एक मिनट देखो, ध्यान से देखना, ये देखो, ये वाला जो तुमको दिखाया गया है, ये सैचुरेशन पॉइंट किसका है, C3 प्लांट का है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप CO2 कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पे, जिस पॉइंट पे, वो लास्ट पॉइंट जिस पे क्या हो गया, जिस पे आपका फोटोसिंथेसिस हुआ, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके बाद अब नहीं हो रहा है, वो क्या हो गया उसका, वो उसका सैचुरेशन पॉइंट हो गया। ये लास्ट पॉइंट है जिस पे मैक्सिमम हुआ है, उसके बाद अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो ये उसका क्या बन गया, ये उसका सैचुरेशन पॉइंट बन गया, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं आप क्या, CO2 सैचुरेशन पॉइंट, ये हो गया CO2 सैचुरेशन पॉइंट। उस पॉइंट के बाद CO2 इंक्रीज करने से फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो उसका लास्ट सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक, वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है जिस पर मैक्सिमम हो रहा है, और फिर उसके बाद CO2 बढ़ाने से वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब समझना क्या बोल रहे हैं, देखो C3 प्लांट का अगर हम बात करेंगे तो C3 प्लांट का जो सैचुरेशन पॉइंट होता है, C3 प्लांट का जो CO2 सैचुरेशन पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है तुम्हारा, ध्यान रखना, ये देखो ये पॉइंट हम यहाँ लिखे हैं, C3 प्लांट का जो CO2 सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है ना, मतलब अब उस पॉइंट पे, लास्ट उस पॉइंट पे जितना, मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ CO2 देने के बाद, अब उस पॉइंट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के बाद अब जो तुम क्या कर रहे हो, CO2 दे रहे हो, है ना, अब उस पर इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो उसका CO2 सैचुरेशन पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो CO2 सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है C3 प्लांट का, जिसपे वो मैक्सिमम करेगा, वो क्या होता है, वो होता है, याद रखना, 450
माइक्रो पर लीटर, ध्यान रखना 450 माइक्रो पर लीटर, ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट पे, मतलब अगर C3 प्लांट को इतना CO2 मिलेगा, इतना 450 माइक्रो पर लीटर इतना मिलेगा, ठीक है ना, तो उस पे क्या होगा, उस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम होगा CO2, मतलब उस पॉइंट पे, मतलब इतना CO2 अगर मिल रहा है तो उस पे वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर अगर तुम बढ़ा रहे हो, ठीक है, मतलब वो पॉइंट रुक गया, उसके ऊपर अगर तुम बढ़ा रहे हो CO2 तो उसके आगे वो फोटोसिंथेसिस रेट नहीं इंक्रीज कर पाएगा, ठीक है ना। अब उस केस में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट जो मतलब CO2 सैचुरेशन पॉइंट है वो क्या है इसका, 450 माइक्रो पर लीटर, ठीक है। अब सुनो, अब C3 प्लांट जो है, ठीक है, C3 प्लांट जो है, देखो लिखा हुआ है, अगर इसको C3 प्लांट को क्या मिल जाएगा, अगर 450 माइक्रोलीटर इतना अगर CO2 मिल जाता है तो उस पर वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। और C4 प्लांट का जो CO2 सैचुरेशन पॉइंट वो कितना है, 360 माइक्रोलीटर, ठीक है ना, माइक्रो पर लीटर है। लेकिन C3 प्लांट का कितना है, ठीक है, इस C3 प्लांट को अगर इतना मिल रहा है, कितना, 360 मिल रहा है, ठीक है ना, तो C3 प्लांट क्या करेगा, ठीक है, C3 प्लांट को कितना मिलेगा, C3 प्लांट कितना है, 450 है, अगर C3 प्लांट कितना मिल रहा है, 360 मिल रहा है, ठीक है, 360 मिल रहा है, देन C3 प्लांट विल परफॉर्म मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, नहीं सर, तो C3 प्लांट क्या है, आपका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, समझा ना। तो C3 प्लांट को अगर आप कितना क्या दोगे, अगर 360 माइक्रो पर लीटर इतना CO2 दोगे, देन C3 प्लांट विल नॉट परफॉर्म मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, क्यों, क्योंकि इसका कितना चाहिए, 450 से ज्यादा चाहिए, मोर देन, लगभग मोर देन 450 ही होता है, ठीक है ना, या 450 तक, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे C4 प्लांट हम कर दे, अगर C4 प्लांट को 360 मिलता है तो उस पर क्या करेगा, उस पर वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्यों, क्योंकि C4 प्लांट का जो CO2 सैचुरेशन पॉइंट वो कितना है, 360 माइक्रो लीटर, ठीक है ना, माइक्रो पर लीटर इतना है, क्लियर बात से मैं। अब ये क्यों ऐसा है सर, ऐसा क्यों है, देखो C3 पेयर में, C3 पेयर में अगर हम बात करेंगे तो C3 प्लांट में क्या होता है, जो CO2 को पकड़ने वाला है, ठीक है ना, CO2 को कैच करने वाला जो एंजाइम है वो कौन होता है, रूबिस्को होता है, ठीक है ना। लेकिन C4 प्लांट में क्या होता है, CO2 को पकड़ने के लिए वहां पे कौन होता है, कैच करने के लिए पेप केज होता है, और पेप केस का क्या होता है, पेप केस का जो एफिनिटी होता है वो CO2 के साथ क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी अगर CO2 कम भी है, अगर CO2 कम भी है तो C4 प्लांट क्या कर सकता है, अच्छे से CO2 को क्या कर सकता है, CO2 को यूज करके उस पर वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि पेप केस का एफिनिटी जो है वो याद रखना वो ज्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई ये पेप केस जो CO2 को ले रहा है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाद में फिर ये तो हम लोग पढ़े थे ना कि एस्पार्टिक एसिड यानी एस्पार्टेट जो बनाए थे, है ना, उसमें से CO2 रिलीज हो जाता है बंडल से सेल्स में, हर बात में। तो इसका यही कारण है कि C4 प्लांट जो है, याद रखना C4 प्लांट का जो CO2 सैचुरेशन पॉइंट है वो कम है, यानी कम पे भी क्या करता है, ठीक है ना, कम पे भी क्या है, कम पे भी वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर ले रहा है, क्योंकि पेपकेस का एफिनिटी क्या होता है, ज्यादा होता है CO2 को पकड़ने का एज कम्पेयर टू रूबिस्को, ठीक है ना, ये चीज समझ में आना चाहिए, समझ में आया, ये चीज क्लियर है, क्लियर समझ में आया। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है क्या, कि भाई अगर C3 प्लांट को देखो, C3 प्लांट कितना मिल रहा है सर, C3 प्लांट को देखो एटमॉस्फेयर में लोग पढ़े ना, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, 0.03 से लेकर के 0.03 से लेकर के 0.04, है ना, इतना परसेंट तक क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको माइक्रो पर लीटर में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 से लेकर के कितना, 400 माइक्रो, ठीक है ना, पर लीटर, इतना ही है। अरे भाई अगर एटमॉस्फेयर में 300 से लेकर के 400 माइक्रो पर लीटर ही CO2 है, ठीक है ना, और C4 प्लांट को कितना चाहिए सर, C4 प्लांट को चाहिए 360, तो उसको तो मिल ही जाएगा, 300 से लेकर 400 तक है तो 360 ही चाहिए, तो 400 के अंदर में ही है, तो इसका CO2 सैचुरेशन पॉइंट क्या कम है, तो 400 तो तक मेरा एटमॉस्फेयर में है CO2 माइक्रोलीटर, तो C4 प्लांट का नीड तो फुलफिल हो जाएगा, यानी C4 प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर लेगा। लेकिन भाई प्रॉब्लम C3 के साथ आ जा रहा है कि C3 प्लांट को क्या करना है, अगर उसको अच्छे से खाना बनाना है, अच्छे से फोटोसिंथेसिस करना है, तो उसको एटमॉस्फेयर से कितना चाहिए, उसको एटमॉस्फेयर से चाहिए 450 माइक्रो पर लीटर। लेकिन सर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कितना है सर, अवेलेबल है आपका कितना, अवेलेबल है यहाँ पे आपका 300 से लेकर के 400, और इसका नीड कितना है 450। अब एटमॉस्फेयर में 400 तक ही है,
400 तक ही एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है और चाहिए 450, तो कहाँ से आएगा? इसका मतलब C3 प्लांट जो है वो कभी भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, मैक्सिमम खाना नहीं बना पाते। हर बात समझ में, क्योंकि जितना उसको CO2 चाहिए उतना CO2 एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ही नहीं है। हर बात समझ में, इस चीज़ के लिए तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं CO2 प्लांट जो है, C3 जो प्लांट होते हैं वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत रेयरली कर पाते हैं, ना के बराबर कर पाते हैं। ठीक है, खूब खाना नहीं बना पाते वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप CO2 कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने CO2 को बहुत ज़्यादा कर दिया। मान लो कितना कर दिया, हमने मान लो कर दिया 0.03 से लेकर 0.04 होना चाहिए, लेकिन हमने मान लो क्या कर दिया, ठीक है ना। नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, मान लो हमने कर दिया 0.05 कर दिया इतना, ठीक है, 0.05% मोर देन 0.05% इतना CO2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो ये इतना ज़्यादा CO2 प्लांट के लिए हार्मफुल हो जाएगा, ये प्लांट पे गलत इम्पैक्ट डालेगा और आपका फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। देखो हर चीज़ का एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं है कि तुम बढ़ाते चले जाओगे कोई भी चीज़ इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोई दूसरा फैक्टर भी लिमिट हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, और जिस फैक्टर को तुम बढ़ाते चले जा रहे हो वो फैक्टर भी जरूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल हो जाता है उस प्लांट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, देखो इस बात को, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। तो याद रखना दो प्लांट है जिसका नाम है टोमेटो और बेल पेपर, ये NCERT में दिया हुआ है, C3 प्लांट है ये, टोमेटो और बेल पेपर C3 प्लांट है, ठीक है, ये C3 प्लांट है। और ऐसे कई सारे हमने C3 प्लांट के लिए क्या बना कर रखा है, ग्रीन हाउस बना कर रखा है, जहाँ पे ग्रीन हाउस के अंदर हमने आर्टिफिशियली CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है, ठीक है, क्योंकि C3 प्लांट का CO2 सैचुरेशन पॉइंट क्या है, उसका ज़्यादा है, उसको ज़्यादा CO2 चाहिए उसको 450 से या 450 से ज़्यादा, लेकिन 350 अवेलेबल है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में कितना अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में तुम्हारा जो अवेलेबल है वो कितना है, तुम्हारा 350 तक ही अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये चीज़ तुम्हारा बन जाएगा इसके लिए प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये बन जाएगा भाई C3 प्लांट जो है वो अच्छे से खाना नहीं बना पा रहा है। इसीलिए हमने क्या बनाया, एक ग्रीन हाउस बनाया जिसके अंदर हमने ह्यूमन मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, जहाँ पे हम CO2 कॉन्सेंट्रेशन को कितना कर दिया है, 450 कर दिया, ठीक है ना, जहाँ पे हम क्या कर दिए, 450 कर दिए। तो 450 कर देने से फ़ायदा क्या होता है, 450 कर देने से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे इस प्लांट को चाहिए कितना, इस प्लांट को चाहिए किसको, C4 प्लांट को 450 तक चाहिए, ठीक है ना। और अगर तुम इतना बढ़ा देते हो तो उसको इतना नीड फुलफिल हो जाएगा। हर बात में क्लियर बात में। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे ऐसा करके आर्टिफिशियली 450 से ज़्यादा करके, है ना, 450 से ज़्यादा चाहिए CO2 किसको, C3 प्लांट को, या 450 तक ही चाहिए, है ना। तो हमने क्या करें, आर्टिफिशियली ग्रीन हाउस के अंदर में इतना CO2 को बढ़ा दिया है ताकि उसका नीड फुलफिल हो जाए, ताकि वो अच्छे से खाना बना सके, ठीक है, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, खाना बना सके, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं इसको एटमॉस्फेयर में कितना है सर, 400 तक ही है, ठीक है, 300 से 400 तक ही है, ठीक है, माइक्रो पर लीटर। और इसको चाहिए कितना, इसको चाहिए तुम्हारा मोर देन 450 या 450, तो इसको चाहिए 450 या मोर देन 450, तो इतना तो मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में 400 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर बात समझ में आया। तो ऐसा करके हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं सारे प्लांट को रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। इसके अंदर में ग्रीन हाउस के अंदर रखा हुआ है, ये NCERT का एग्जांपल है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट।